सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्री लर्निंग। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स प्लानिंग का लेक्चर नंबर 3 और आज हम देखेंगे इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्सेबिलिटी और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी उसका हम करेंगे आज। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्सेबिलिटी क्या है? तो जब हम कंपटीशन करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम की, तो उसके पहले हमें रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना होता है। और रेजिडेंशियल स्टेटस जो है हमारा, वो कितना है? 3 टाइप का स्टेटस है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट OR, रेजिडेंट R और नॉन रेजिडेंट यानी कि NR। अब जो इनकम है वो इनकम किस तरीके से, कौन से स्टेटस में टैक्सेबल होगी या नॉन टैक्सेबल होगी, वो यहाँ पे हमें टैक्सेबिलिटी उसकी डिसाइड करनी होती है। ज़्यादातर क्वेश्चन में हमें अगर प्रोवाइड की हुई है कि उनकी ऑर्डिनरी रेजिडेंट में इतनी इनकम है, रेजिडेंट में इतनी है या फिर नॉन रेजिडेंट में इतनी है, तो कोई इशू नहीं है, हम सीधा उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट अगर आपको अलग अलग से इनकम प्रोवाइड की हुई है, तो पहले आपको ये कैलकुलेशन करनी होगी कि उनके कौन से स्टेटस में कितनी इनकम टैक्सेबल है, फिर आप अच्छे से उसका प्लानिंग कर पाओगे कि भाई उनका कौन सा स्टेटस रखना चाहिए और उस हिसाब से उसको इंडिया में कितना प्रेजेंट रहना चाहिए, आउटसाइड इंडिया कितना रहना चाहिए, वो हम प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो 24-25 प्रीवियस ईयर है हमारा, असेसमेंट ईयर 25-26 है। अब सबसे पहला है इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो इनकम एक्यूर और एराइज हो रही है या फिर डिम्ड है टू एक्यूर और एराइज इन इंडिया, वो इनकम सबके लिए टैक्सेबल है। सेकंड वन इज इनकम रिसिप्ट और डिम्ड और रिसीव्ड इन इंडिया, वो भी सबके लिए टैक्सेबल है। सबके लिए मतलब कि कोई भी स्टेटस हो वो टैक्सेबल है। एक्यूड और एराइज का मतलब क्या होता है? एक्यूड का मतलब होता है वो इनकम लेनी, रिसिप्ट रिसीवेबल हुई, लेने का कुछ भी इवेंट ऐसा हुआ कि इनकम एक्यूड हुई, बराबर, इनकम रिसीवेबल हुई। अराइज का मतलब होता है कि इनकम अराइज जो है, जो उसका ओरिजिन जो है वो प्लेस है इंडिया। और डिम्ड का मतलब होता है कि हम उसको मान लेते हैं कि ये इंडिया की इनकम है, वो चाहे एक्यूर इन इंडिया हो या फिर अराइज इन इंडिया हो। कुछ ऐसे प्रूफ हमारे सामने आते हैं या कुछ ऐसे इवेंट होती है जिसके बेस पे हम ये डिम्ड कर सकते हैं कि ये इंडियन इनकम है। सेकंड वन इज इंडियन इनकम रिसिप्ट और डिम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया। इंडिया में इनकम रिसीव्ड हुई है, वो इनकम अराइज कहीं पे भी हो सकती है, एक्यूड कहीं पे भी हो सकती है, बट रिसीव्ड, जो इवेंट रिसीव्ड की हुई, रिसिप्ट की हुई, वो कहाँ पे हुई? इन इंडिया। सो दैट इज अ इंडियन इनकम एंड टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। सेकंड, आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया के अंदर देखें, सो इफ इनकम एक्यूड और अराइज आउटसाइड इंडिया, बट if any business is controlled or profession is set up in India, so आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वो जो इनकम है, वो इनकम दो स्टेटस के लिए ही टैक्सेबल है, दैट इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट और रेजिडेंट। बट नॉन रेजिडेंट के लिए ये टैक्सेबल नहीं है। कंडीशन क्या है समझिए, इनकम एक्यूर और अराइज आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया की इनकम है, बट वो बिजनेस जो है वो कंट्रोल्ड या फिर उसका सेटअप जो है वो इन इंडिया हुआ है, तो उनकी इनकम जो है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट और रेजिडेंट दोनों के लिए टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है। और इफ एनी बिजनेस इज नॉट कंट्रोल्ड और प्रोफेशन इज नॉट सेटअप इन इंडिया, अगर
ऐसा कोई बिजनेस है जो आउटसाइड इंडिया है तो उसकी इनकम जो है वो भी एक्टिव और एराइज आउटसाइड ऑफ इंडिया ही होगी। अगर उसका मैनेजमेंट या कंट्रोल या फिर सेटअप जो है वो यहाँ पे हुआ है यानी कि इंडिया में हुआ है तो वो नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है। बट अगर उसका सेटअप इज नॉट इन इंडिया, कंट्रोल्ड नॉट इन इंडिया, सो ये रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है, ओनली फॉर ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है। इन शॉर्ट में आपको यहाँ इतना इजीली आपको समझ लेके मैं कह सकता हूँ कि इनकम जो है वो हमारी दो टाइप की है, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इन इंडिया सबके लिए टैक्सेबल है। आउटसाइड इंडिया में आपको ध्यान रखना है खाली सेटअप और मैनेजमेंट यहाँ से हुआ है तो रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है, अदरवाइज नहीं है। और ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए तो सब इनकम टैक्सेबल है। अब लास्ट वन इज इनकम विच एक्यूर्स अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द ईयर्स प्रेसिडिंग टू द प्रीवियस ईयर एंड रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब ये समझो क्या है, इनकम कहाँ की है, एक्यूर अराइज कहाँ की है, आउटसाइड इंडिया। रिसीव्ड भी कहाँ पे हुई, आउटसाइड इंडिया। ड्यूरिंग द ईयर्स प्रेसिडिंग द प्रीवियस ईयर, हमारे प्रीवियस ईयर के पहले की कोई भी इनकम है वो, और वो रेमिटेड टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, वो इस साल में हम इंडिया के अंदर ला रहे हैं, वो किसी के लिए टैक्सेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो भी प्रीवियस ईयर का है उसके अंदर उसकी टैक्सेबिलिटी असेसमेंट हो चुकी है, तो ये यहाँ पे टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था हमारा टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन करने के लिए, वो हमने यहाँ पे देखा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आज का जो है हमारा वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए समझते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। श्रीमान अंकित रेगुलरली विजिट इंग्लैंड, ही इज एन इंडियन सिटीजन, इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू हिज स्टे इन इंडिया एज फॉलो। अब ये कौन है, इंडियन सिटीजन है, ये इंडिया का पर्सन है और ये फ्रिक्वेंटली विजिट करता है, रेगुलरली विजिट करता है इंग्लैंड, बराबर। और उसका स्टे इन इंडिया जो है वो नीचे आपको प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे स्टे इन इंडिया 20 से लेके 25 तक का डिटेल हमें प्रोवाइड किया है। और हर एक में देखो मंथ सेम है, अप्रैल मई जून, यानी कि हर एक ईयर में वो अप्रैल मई जून यानी कि Q1 जो है फाइनेंशियल ईयर का वो इंडिया में प्रेजेंट है, बाकी के जो मंथ है उसमें वो आउटसाइड इंडिया यानी कि इंग्लैंड है। During 24-25, voluntarily he has decided to go abroad on to 7-24। अब उन्होंने 24-25 में अपने हिसाब से वॉलेंटरली डिसाइड किया है कि वो 2 जुलाई को अब्रोड जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, वो अप्रैल में जून रहते हैं और 30 जून को वो चले जाते होंगे, यानी कि यहाँ पे इस्लाम बताइए इसलिए, और यहाँ पे ये बोलते हैं कि वो 2 जुलाई को जाएंगे, यानी कि 2 दिन यहाँ पे रहेंगे इंडिया में। 2 जुलाई डिपार्चर करेंगे वो भी यहाँ पे कैलकुलेट होगा, बराबर। बट हिज टैक्स कंसल्टेंट हैज एडवाइज हिम टू गो अब्रॉड ऑन 30 जून। अब उनका जो टैक्स कंसल्टेंट है, जो एडवाइजर है, वो ये बोल रहा है कि आप 30 जून को ही चले जाओ। he had left for abroad on 36-24, और उन्होंने ऐसे ही किया। फ्रॉम योर व्यू पॉइंट वेदर एडवाइस ऑफ टैक्स कंसल्टेंट वॉट अप्रोप्राइट और वाई। अब इन्होंने क्यों ऐसा बोला कि भाई आप 30 जून को ही चले जाओ, उन्होंने जो एडवाइस की है वो हमें चेक करना है कि वो एडवाइस सही है या नहीं। अगर सही है तो क्यों, उसका रीज़न भी देना है। अगर नहीं सही है तो भी हमें उसका रीज़न देना है। ऑन द बेसिस ऑफ हिज इनकम विच आर गिवन बिलो एवेल्यूट एडवाइस ऑफ टैक्स कंसल्टेंट। अब हमें उसकी इनकम भी नीचे प्रोवाइड की गई है, तो उनकी एडवाइस जो है वो भी हमें ध्यान से देख के पता करनी है कि भाई ऐसा क्यों उन्होंने एडवाइस दिया है। व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस वुड अराइज इन योर आंसर इफ ही हैज़ गॉन अब्रॉड एवरी ईयर 2 जुलाई। दूसरा हमें ये भी क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर आपके आंसर में क्या फ़र्क आता है कि अगर वो हर एक साल 2 जुलाई को ही अब्रॉड जाए। तो अप्रैल में जून तो यहाँ पे है,
जुलाई में भी 2 दिन वो यहाँ पे ठहरेगा, फिर अब्रॉड जाएगा तो 2 दिन और ऐड हो जाएंगे एवरी ईयर। तो क्या करना चाहिए वो भी हमें यहाँ पे पूछा गया है। इनकम भी दे दी है, यहाँ पे 6 टाइप्स की इनकम दी है। लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं, इनकम बाद में देखते हैं। हाउ मच टैक्स लायबिलिटी ऑफ श्रीमान अंकित वुड हैव रिड्यूस एज पर द एडवाइस ऑफ टैक्स कंसल्टेंट एक्सप्लेन अंडर बोथ टैक्स रेजिम। हमें बोथ टैक्स रेजिम के अंदर उनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी कम हुई एज पर द एडवाइस ऑफ हिज टैक्स कंसल्टेंट, वो भी हमें यहाँ पे इवेल्यूट करना है, दिखाना है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उनका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलो देखो, मैंने यहाँ पे स्टे इन इंडिया में 2 कॉलम रख लिए, मैंने 2 ऑप्शन चूज कर लिए। पहला कि वो 30 जून को ही चले जाते हैं, जो उनके एडवाइजर यानी कि टैक्स कंसल्टेंट ने बोला था। सेकंड वन इज हिज विलिंग, यानी कि उन्होंने जो डिसाइड किया था कि वो 2 जुलाई को जाएंगे। तो दोनों सिचुएशन में क्या होता है वो हम देखते हैं। और लेफ्ट इन इंडिया 30 जून को। ठीक है, चलो, अप्रैल का 30 डेज हो जाएगा, मई का 31, जून का 30 और जुलाई का 2 डेज, यानी जुलाई में वो प्रेजेंट रहेगी इन इंडिया। सो हियर इज 93 डेज टोटल स्टे इन इंडिया एज ही लेफ्ट द इंडिया ऑन 2 जुलाई। नाउ 30 जून का देखते हैं, अप्रैल 30, मई 31, जून 31, यानी कि 91 डेज। और ये हर साल ऐसा ही करते हैं, हर एक साल उनका ये फिक्स रहता है। तो लास्ट देखो, यहाँ पे कंडीशन उसके सेटिस्फाइड हो रही है, नो, दोनों में से एक भी कैटेगरी में 182 डेज हो रहा नहीं है। तो हम सेकंड कंडीशन पे जाएंगे, सेकंड कंडीशन उनको अप्लाई होगी या नहीं, चलिए देखते हैं। कौन है वो, इंडियन सिटीजन है, अप्लाई होगा। और यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि वो इंग्लैंड इंग्लैंड क्यों जाते हैं, तो एक्सेप्शन भी नहीं है। अगर वो इंग्लैंड जाते हैं फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट, या फिर वो क्रू मेंबर या बाहर ही रहते हैं और यहाँ पे इंडियन विजिट करते हैं, तो उनको ये 60 वाला नहीं लागू होता। बट यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो हम एजम्पशन लेते हैं कि वो इंग्लैंड अपने एम्प्लॉयमेंट के अलावा कोई और काम के लिए जाते होंगे। वो बिजनेस के सिलसिले में भी जाते रहने होने चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, अगर वो 24-25 में 93 डेज प्रेजेंट रहता है, तो उसका मतलब 23-24 में 91 डेज दिखा है ना यहाँ पे, देखो 91। उन्होंने तो इस साल में डिसाइड किया ना कि वो 2 जुलाई को जाएंगे, उससे पहले तो ये इसी तरह से जाते हैं। तो 91 डेज हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो हर एक साल में 91 डेज, तो कितने डेज हो गए, 364। ओके, यहाँ पे देखे तो 364 डेज ही होगा, तो नो एंड नो। इसका मतलब ये होता है कि अगर वो 30 जून को भी जाए, 30 जून को भी वो इंडिया छोड़ के जाते हैं, तो भी उनका स्टेटस क्या आएगा, नॉन रेजिडेंट। और अगर वो 24-25 में 93 डेज यहाँ पे रुक के जाएंगे, तो भी उनका स्टेटस क्या होगा, नॉन रेजिडेंट। बराबर है, ऐसा बोल सकते हैं कि इन बोथ केसेस रेजिडेंशियल स्टेटस इज नॉन रेजिडेंट। वो चाहे 2 जुलाई को जाए या फिर वो 30 जून को जाए। सो एडवाइस ऑफ टैक्स कंसल्टेंट इज इररिलेवेंट। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो 30 जून को जाए या 2 जुलाई को जाए। उन्होंने 2 जुलाई डिसाइड किया था और एडवाइजर बोलता था ऐसा कि भाई आप 30 जून को चले जाओ। बट 24-25 के पर्टिकुलर ईयर में अगर वो 2 जुलाई पे भी जाते हैं, तो भी उनका स्टेटस चेंज नहीं होता है, उनका स्टेटस रहता है नॉन रेजिडेंट। तो उनकी एडवाइस जो है वो कुछ यहाँ पे फर्क पड़ती नहीं है, मतलब उनसे कुछ फर्क होता नहीं है। इफ ही लेफ्ट इंडिया एवरी ईयर, अगर मैं क्वेश्चन पूछा था कि अगर वो एवरी ईयर डिसाइड करे कि मुझे 2 जुलाई जाना है, देन हिज स्टेटस इज रेजिडेंट। अब वो हर एक साल में 2 जुलाई जाना चाहते हैं, तो फिर उनका स्टेटस जो है वो रेजिडेंट बन जाता। कैसे,
तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। ये हमने कौन से साल के लिए कैलकुलेशन की, 24-25 में। तो 24-25 में उसका कितना डेज हो गया, 93, और पिछले साल में 91 के हिसाब से यहाँ पे 364 हो रहा है। अब हम जाते हैं 25-26 में। प्रीवियस ईयर मान लो कि 25-26 है, तो फिर उसके कितने डेज हो गए यहाँ पे, 93। अब उनके जो पीछे वाले 4 ईयर्स जो है उसमें कौन कौन से ईयर आएंगे, 24-25, 23-24, 22-23 और 21-22। यानी 24-25 में कितना होगा, 93। फिर हर एक में कितना होगा, 91, 91, 91, क्योंकि 93 तो यहाँ से चालू हुआ ना। देखो 3, 4, 5, 6, कितना हो गया, 366। कितना चाहिए हमें, 365। तो फिर वो इस साल में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है, बट हर एक साल में अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर वो हर एक साल में क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट बन जाएंगे। 25-26 में वो रेजिडेंट बन जाएंगे, फिर 26-27 में भी वो रेजिडेंट बन जाएंगे, 26-27 में भी वो रेजिडेंट बन जाएंगे, आगे हर एक साल में वो रेजिडेंट बन जाएंगे। पर्टिकुलर 24-25 के ईयर में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर वो डिसाइड करे कि वो हर एक साल में 2 जुलाई को ही इंडिया छोड़ के बाहर जाने वाले हैं, तो फिर फर्क पड़ता है। उनका रेजिडेंट स्टेटस जो है वो नॉन रेजिडेंट से क्या हो जाएगा, रेजिडेंट। ओके, तो ये 3 हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। अब आते हैं उनकी इनकम की कैलकुलेशन पे। इनकम की कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, जितनी भी इनकम हमें यहाँ पे प्रोवाइड की थी, तीनों स्टेटस के लिए हम करते हैं कैलकुलेशन। क्यों, क्योंकि उनका स्टेटस हमें कौन सा रखना, ये यहाँ पे हमें डिसाइड होना है। उनकी इनकम किस टाइप की है उस हिसाब से, मतलब इंडियन इनकम कितनी है, आउटसाइड इंडिया की इनकम कितनी है। चलो, तो इनकम का लिस्ट हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया है। सबसे पहले कौन सी इनकम है देखते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं, पहले 6 इनकम दी है। सबसे पहली इनकम है फॉरेन बॉन्ड्स की इनकम, तो 50% रिसीव्ड हुई है इंडिया में। तो क्या होगा इसका टैक्सेबिलिटी, किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे, चलिए देखते हैं। इनकम ऑफ फॉरेन बॉन्ड्स, यानी इनकम कहाँ की हुई है, फॉरेन की इनकम हुई है, आउटसाइड इंडिया की इनकम हुई है। बट उसका 50% पार्ट जो है ना वो इंडिया में रिसीव्ड हुआ है, तो इंडिया में रिसीव्ड हुआ है तो वो इंडियन इनकम होगी और सब में टैक्सेबल होगी। वो चाहे इनकम कहीं की भी हो, बट रिसीव्ड इन इंडिया इज अ टैक्सेबल फॉर ऑल स्टेटस। सो रिसीव्ड इन इंडिया 50% जो थी वो, और आउटसाइड इंडिया जो है वो ओनली फॉर ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं होगा। सेकंड वन इज एग्रीकल्चर इनकम ऑफ बर्मा। बर्मा यानी आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है, बट ओनली ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। और आउटसाइड इंडिया की इनकम है तो रेजिडेंट के लिए ही टैक्सेबल होगी, बाकी दोनों के लिए होगी नहीं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड रिसीव्ड इन इंडिया। अब इंग्लैंड की प्रॉपर्टी जो है उसकी इनकम है, बट रिसीव्ड कहाँ पे हुई, रिसीव्ड इन इंडिया, तो फॉर टैक्सेबल ऑल। इनकम ऑफ बिजनेस ऑफ जापान कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। जापान का बिजनेस का इनकम है जो कंट्रोल्ड कहाँ से होता है, फ्रॉम इंडिया, सो ऑर्डिनरी एंड रेजिडेंट दोनों के लिए टैक्सेबल होगा, कि मैनेजमेंट जो है वो इंडिया से हो रहा है। इनकम ऑफ इंडिया, इनकम ऑफ बिजनेस ऑफ रसिया विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो ये भी ऑर्डिनरी और रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन जापान। अब ये भी समझो बराबर, एक क्वेश्चन, एक वर्ड था ना एक्यूर्स और एराइज, तो ये यहाँ पे समझना है। अब हाउस प्रॉपर्टी कहाँ की है, इंडिया की। सेल कहाँ पे हुआ, इंडिया में, पर इनकम कहाँ पे मिली, जापान। तो रिसीव्ड का जो प्लेस है वो जापान है, बट इनकम एक्यूर्स कहाँ से हुई, एराइज कहाँ से हुई, इन इंडिया, तो दैट इंडियन इनकम। तो ये इंडिया की इनकम है, तो ये सबके लिए यानी कि ऑल स्टेटस के लिए टैक्सेबल है, राइट। तो देखते हैं, चलिए क्रॉस टोटल इनकम। ऑर्डिनरी इनकम, ऑर्डिनरी रेजिडेंट का हो गया 15,50,000, रेजिडेंट का हो गया 12,55,000 और नॉन रेजिडेंट का हो गया 8,55,000। तो हमें अगर उनको टैक्स प्लानिंग देना है तो हमें यही देना पड़ेगा कि भाई आपको अपना जो स्टेटस है वो नॉन रेजिडेंट ही रखना है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बनना है, क्योंकि आपकी इंडिया और आउटसाइड इंडिया की दोनों की इनकम ज़्यादा है।
और आउटसाइड इंडिया की सॉरी इंडियन इनकम अगर हम खाली देखें तो 8,55,000 है। टोटल इनकम उनकी है 15,50,000, इंडिया और आउटसाइड दोनों की, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजिडेंट में टोटल इनकम आ जाती है सब, बराबर। तो यहाँ पे देखते हैं हम टोटल उसकी इतनी है, और नॉन रेजिडेंट में ओनली इंडियन इनकम आती है। तो इंडियन इनकम उनकी कितनी है? 8,55,000, बराबर। तो अगर वो 15,50,000 है, यहाँ पे 8,55,000 ये है, तो उसका मतलब ये हो गया अभी भी 7 लाख, जो 7 लाख की इनकम जो है वो उनकी क्या है? आउटसाइड इंडिया की इनकम है, बराबर है। तो इनको जो है वो स्टेटस बना के क्या रखना है? नॉन रेजिडेंट बना के रखना है, क्योंकि 50-50% दोनों है टोटल इनकम के अंदर, 50% आउटसाइड है, 50% उनका ये है इंडियन इनकम है, ठीक है। तो अब उनको हम एडवाइस ये करना पड़ेगा हमें कि उनको जो है वो 30 जून को ही जाना है। अगर वो 2 जुलाई हर एक साल में रहेंगे तो उनका स्टेटस जो है वो रेजिडेंट बन जाएगा, और रेजिडेंट बन जाएगा तो भी उनकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो शिफ्ट हो जाएगी 855 से लेके 1255, यानी कि 4 लाख उनकी इनकम बढ़ जाएगी। 4 लाख जो उनकी इनकम ये बिजनेस की जो है आउटसाइड वाली, ये उनकी इनकम बढ़ जाएगी, तो उनको इतने पे टैक्स भरना पड़ेगा। और कुछ साल के बाद तो फिर क्या बन जाएंगे? ऑर्डिनरी भी बन जाएंगे। तो ऑर्डिनरी बन जाएगा तो और इनकम बढ़ जाएगी। तो अगर उनको एक साल के लिए यानी कि 24-25 के लिए कुछ काम के लिए अगर 2 दिन रुकना है तो वो रुक सकते हैं, एक साल में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर वो रूटीन कर देंगे ये 2 जुलाई वाला, वो एडवाइजेबल नहीं है। चलिए टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे तीनों स्टेटस के हिसाब से कैलकुलेशन कर लिए, क्योंकि स्लैब मुझे एक ही बार लिखना पड़े। तो देखो ये 15 लाख है, तो इसका जो कैलकुलेशन है वो आप 10 लाख से ज़्यादा तक जाएगा, इसका भी 10 लाख से ज़्यादा तक जाएगा, और इसका जो है वो सेकंड स्लैब तक ही सीमित रहेगा। यानी कि देखो हर एक में 12,500 तो आएगा ही। अब दूसरा स्लैब जो 5 लाख तक का है वो भी सबके लिए आएगा, क्योंकि सबकी इनकम जो है वो 10 लाख से ज़्यादा है, इसका 10 लाख से कम है। तो 5 लाख से 10 लाख वाला जो स्लैब था इसके अंदर ही आ जाता है। तो अब क्या करना है? तो 8,55,000 में से 5 लाख मुझे माइनस कर देने अभी तक के जितने थे वो, बाकी बचा 3,55,000। उसके ऊपर मुझे 20% कैलकुलेट करके तो 71,000 आता है। और इनका तो पूरे का पूरा लेना है 5 लाख का 20%, क्योंकि दोनों का 10 लाख से ज़्यादा है, तो 1 लाख। अब 10 लाख से ज़्यादा वाला है, इसका हो गया 5,50,000, तो उसका 30%, इसका हो गया 2,55,000, उसका 30%, इसका तो है ही नहीं तो डैश। तो हो गया टोटल इनकम टैक्स, और फिर एजुकेशन सेस लगा देंगे 4%, जो इस अमाउंट पे हमें कैलकुलेट करना है, तो इस हिसाब से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इनका टैक्स बनता है नॉन रेजिडेंट के कैटेगरी में इतना 86,000, और सबसे लोअर यही है, बराबर। अगर वो शिफ्ट करते हैं रेजिडेंट पे तो भी उनका टैक्स डबल जितना हो जाता है, बराबर। और ऑर्डिनरी में तो सबसे ज़्यादा आएगा ही। न्यू टैक्स रेजिम पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों हमें पूछा गया था। फर्स्ट वाला 3 लाख नील है, सेकंड वाला 3 लाख सब पे आएगा 5%, क्योंकि सबकी इनकम जो है वो 6 लाख से तो ज़्यादा ही है। थर्ड नंबर 6 लाख टू 9 लाख, तो ये 9 लाख से कम है ना, ओके। 30,000 यानी कि दूसरे तीसरे 3 लाख तक, 3 लाख 3 लाख और इधर के 3 लाख, तो यहाँ पे आएगा 9 लाख टू 12 लाख, और 45,000 आएगा इनका। और यहाँ पे इनका आ जाएगा 12 लाख से 15 लाख तक, तो 12 लाख से ज़्यादा जो भी है उसके ऊपर आएगा ये 55,000 पे ये आएगा। और फिर 15 लाख से ज़्यादा तो एक ही है ये 50,000, उसका 30%। अब देखते चलो, यहाँ पे पहले मैं इसकी कैलकुलेशन समझाता हूँ। 15,50,000 है, तो इसका स्लैब जो है वो 15 लाख से अबो तक जाएगा। अब पहला 3 लाख क्या है? नील। दूसरे 3 लाख पे 15%, फिर 3 लाख पे 10% यानी कि 30,000, फिर 3 लाख पे 15% यानी कि 45,000, और फिर 3 लाख पे 20% यानी कि 60,000। और अब 15 लाख से ज़्यादा कितना है? 50,000। 50,000 का 30% 15,000। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं,
तो यहाँ से 12 लाख तक है, तो ये स्लैब तक पूरा आ गया, उसके बाद ये आएगा पहला नील, ये सब सेम रहेगा 15,000, 30,000, 45,000। अब 12,15,000 है तो 12 लाख टू 15,000 यानी कि 55,000 पे ही कैलकुलेट होगा 20% यानी कि 11,000। अब इसमें यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये 12 लाख से ज़्यादा 15 लाख से ज़्यादा नहीं है। 855 तो पहला वाला ज़ीरो, दूसरा वाला 3 लाख यानी कि 15,000, तीसरा वाला जो है 6 to 9 वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, 3 लाख हो गया। तो अगर मैं 855 में से 6 लाख माइनस कर दूँ तो कितना बचता है 2,55,000। तो यहाँ पे गलत कैलकुलेशन हो गई है। 2,55,000 पे 10% यानी कि 25,500 यहाँ पे आएगा और इसमें तो ये जाएगा ही नहीं, ये गलत है, थोड़ा सुधार लेंगे हम। 25,500 ही आएगा। चलिए, टोटल इनकम टैक्स, तो इसका टोटल हमें करना पड़ेगा अलग से 15 और 25 यानी कि 20, 30, 40,500। ठीक है, फिर एजुकेशन सेस आप इस पे गिन लेना 4% कितना आता है, सुधार लेना। ये खाली एक टैक्स पेएबल ये आ जाएगा, ये गलत है, आपको इसका 4% इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो गया न्यू टैक्स रेजिम से उसका टैक्स कैलकुलेशन। तो यहाँ पे भी देखो, ये 40,500 का 4% कर लेंगे और ऐड करेंगे तो भी बहुत ही कम ही आएगा। ये शायद मेरे ख्याल से आगे का कॉपी पेस्ट हो चुका है। ऐसा ही कुछ है। ओके, अब देख लेना, खाली एक अमाउंट आपको करेक्ट करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका टैक्स प्लानिंग देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू एंड